साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है विश्वास। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रकाश सोच रहा था कि 4 महीने बीत चुके हैं, बल्कि 15 दिन ऊपर हो गए हैं, किंतु मेरे बड़े भाई की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई कि वो पिताजी को लेने कब आएंगे। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं था कि प्रकाश के बड़े भाई विनोद ने ऐसा किया हो। हर बार विनोद का रवैया यही रहता था कि जब भी पिता को रखने की बारी आती थी तो विनोद समस्याओं से घिरने का बहाना बनाता था। कभी विनोद की पत्नी की तबीयत का खराब हो जाना, तो कभी विनोद के ऑफिस का काम बढ़ जाना, तो कभी छुट्टी का कैंसिल हो जाना। विवश होकर प्रकाश को ही अपने पिता को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी प्रकाश के पिता सुधाकर जी की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रकाश ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपना और अपने पिता का मुंबई का टिकट बुक करवा लिया। ट्रेन भी सही समय पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर अपने पिता सुधाकर जी को बिठाकर सामने की बर्थ पर प्रकाश बैठ गया। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से ही बैठे थे, बाकी के बर्थ खाली थे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी चल पड़ी। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर प्रकाश देख रहा था, तभी कानों में सुधाकर जी की आवाज़ आई कि मुन्ना, कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में। मेरा दिल लगा रहेगा और तेरे बड़े भाई को भी अच्छा लगेगा। अब अपने पिता के स्वर की आदरता पर तो प्रकाश का ध्यान नहीं गया। मन ही मन प्रकाश खींच गया कि कितनी बार समझाया है मैंने मेरे पिता को कि मुझे मुन्ना ना कहा करें, मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। समाज में मेरा एक अलग रुतबा है, ऊंचा कद है, मान सम्मान है। बगल की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर प्रकाश को एक सामान्य सा व्यक्ति समझ रहा होगा, ये विचार प्रकाश के मन में थे। प्रकाश ने जोर से बोला, पिताजी, परसों मेरे ऑफिस में मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूँ। अब सुधाकर जी के चेहरे पर निराशा छा गई। इससे पहले कि प्रकाश पिता को कुछ कहता, प्रकाश के पास फोन आ गया। ये फोन प्रकाश की पत्नी विद्या का था। भर्राए हुए स्वर में वो कह रही थी, पिताजी ठीक से तो बैठ गए हैं ना। प्रकाश ने कह दिया, हाँ बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। तब विद्या ने कहा कि रात में पिताजी को दवाई दे देना और उनका ख्याल रखना, और बड़ी भाभी को अच्छे से समझा कर आना कि पिताजी को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रकाश ने कह दिया, नहीं होगी। फिर प्रकाश ने फ़ोन रख दिया। सुधाकर जी ने अपने बेटे प्रकाश को कहा, विद्या का फ़ोन था ना, वो मेरी चिंता कर रही होगी। अब रात में खाना खाकर सुधाकर जी तो सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी एक स्टेशन पर जाकर रुकी और यात्रियों के शोर से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देखकर प्रकाश को बहुत हैरानी हुई। प्रकाश तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अनिल से इस तरह से रेलगाड़ी में मुलाकात होगी। एक समय में अनिल प्रकाश का पड़ोसी और सहपाठी था, और प्रकाश और अनिल के बीच में मित्रता कम और अंकों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु न जाने क्या बात थी कि प्रकाश चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, बाजी हमेशा अनिल के ही हाथों में लगती थी। लेकिन शायद तब प्रकाश की एकाग्रता में कमी थी। कुछ समय के बाद सुधाकर जी ने शहर के एक अच्छे एरिया में मकान बनवा लिया। प्रकाश ने भी अपना कॉलेज बदल लिया और इस तरह से अनिल और प्रकाश का साथ छूट गया। 2 महीने पहले एक सुबह जब प्रकाश अपने ऑफिस में पहुंचा तो कॉरिडोर में प्रकाश से मिलने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर देखे प्रकाश अपने कैबिन की ओर बढ़ रहा था। एकाएक एक व्यक्ति प्रकाश के सामने आया और प्रसन्नता से प्रकाश के गले लग गया। कहने लगा, अरे प्रकाश, तू कितना बड़ा आदमी बन गया, क्या तूने मुझे पहचाना? मैं अनिल। ये सुनकर प्रकाश सकपका गया। फीकी सी मुस्कुराहट प्रकाश के चेहरे पर आ गई। इतने लोगों के सामने अनिल का अनौपचारिक व्यवहार प्रकाश को बहुत बुरा लग रहा था, और अनिल भी शायद प्रकाश के मनोभावों को समझ गया था। तभी तो एक लंबे इंतज़ार के बाद जब वो प्रकाश के कैबिन में आया तो समझ चुका था कि वो अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा है।
अनिल का प्रकाश को सर कहना प्रकाश के अहंकार को संतुष्ट कर गया। ये जानकर कि अनिल एक बिजली विभाग में महज एक छोटा सा क्लर्क है, जो प्रकाश के सामने अपना तबादला रुकवाने की गुजारिश लेकर आया था। प्रकाश का सीना घमंड से चौड़ा हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापक तो क्या, प्रकाश के सभी कलीग्स भी यही कहते थे कि एक दिन अनिल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और आज प्रकाश कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अनिल कहाँ था। पिछली यादों को धकेल वर्तमान में प्रकाश पहुँचा तो उसने देखा कि अनिल अपनी वृद्ध माँ को साइड की सीट पर लेटाकर खुद प्रकाश के करीब बैठ गया। एक उड़ती सी नज़र उस पर डाल प्रकाश ने आंखें अखबार पर गड़ा दी। तभी अनिल ने कहा, नमस्ते सर, मैंने तो देखा ही नहीं कि यहाँ आप बैठे हैं। प्रकाश ने भी नम्र स्वर में पूछा, कैसे हो अनिल? अनिल ने कहा, ठीक हूँ सर। प्रकाश ने कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? अनिल ने कहा, मैं मेरी छोटी बुआ की बेटी की शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो कि मेरा एक छोटा भाई था। प्रकाश ने कहा, छोटा भाई? हाँ, मुझे याद आया। क्या नाम था उसका? प्रकाश ने अपनी स्मृति पर जोर डालने का उपक्रम किया, जबकि प्रकाश को अच्छे से याद था कि अनिल के भाई का नाम नीरज था। अनिल ने कहा, सर आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आए दिन हजारों लोगों से मिलते हैं, आपको कहाँ याद है मेरे भाई का नाम नीरज है। अब ना जाने अनिल ने प्रकाश पर व्यंग्य किया था या ये बात साधारण रूप से कही थी, फिर भी प्रकाश की गर्दन कुछ तन सी गई। उस पर एहसान लादते हुए प्रकाश ने कहा, देखो अनिल, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसीलिए मुझे सर कहना बंद करो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ तो तुम क्या बता रही थी, तुम्हारा भाई मुंबई में है? अनिल ने कहा, हाँ प्रकाश, उसने वहाँ घर खरीदा है, 2 दिन के बाद उसका गृह प्रवेश है। 4-5 दिन वहाँ रुककर मैं और मेरी माँ अपने शहर लौट आएंगे। प्रकाश ने कहा, तुम अपनी माँ को इस उम्र में इतना घुमा रहे हो? तब इस बात पर अनिल ने कहा, मेरी माँ की बहुत ही इच्छा थी, इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना। इसके बाद प्रकाश ने अनिल को कहा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अनिल ने कहा, पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ ये दुख झेल नहीं पाई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, बस तभी से माँ बीमार रहती हैं और अब तो इन्हें अल्जाइमर भी हो गया है। प्रकाश ने कहा, तब तो इन्हें संभालना मुश्किल होता होगा, तुम लोग क्या करते हो? 6-6 महीने दोनों भाई इन्हें रखते होंगे। ऐसा पूछकर प्रकाश अपने मन को तसल्ली दे रहा था। अनिल ने कहा, नहीं नहीं, अरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरी माँ शुरू से मेरे पास रहती हैं, उनका कहीं और मन नहीं लगता। मैं भी नहीं चाहता इस उम्र में मेरी माँ कभी इधर और कभी उधर घूमे, कितनी पीड़ा होगी मेरे पिताजी को ये देखकर कि उनके यहाँ से जाते ही मेरी माँ का कोई घर नहीं रहा और माँ हम पर बोझ बन गई। ये सुनकर प्रकाश मुस्कुराया और कहने लगा, अनिल, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए, जीवन में केवल भावुकता से काम नहीं चलता। अक्सर इंसान जिम्मेदारी उठाते उठाते थक जाता है और तब ये विचार मन को उद्वेलित करने लगते हैं कि अकेले हम ही माता पिता की सेवा क्यों करें, दूसरा क्यों ना करे। इस बात पर अनिल का कहना था, मुझे नहीं पता, पर मैं पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब आप उसे बोझ समझ कर करें, और माता पिता क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं रहती प्रकाश, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सामने आते हैं। समय रहते छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाए। प्रकाश को ऐसा लगा मानो अनिल ने उसके चेहरे पर तमाचा लगा दिया हो। अब प्रकाश निशब्द सोने का नाटक करने लगा, किंतु नींद तो प्रकाश की आंखों से जा चुकी थी। अनिल की बात प्रकाश के दिलो दिमाग में घूम रही थी। इतने सालों से संचित किया हुआ घमंड पल भर में चूर चूर हो गया था। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रकाश मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, किंतु अपने पिता के मन की संवेदनाओं को, उनके दिल की पीड़ा को नहीं पढ़ सका। प्रकाश ने सोचा, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने केवल अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे मेरे माँ और पिताजी की वर्षों की तपस्या है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को सपने देखना सिखाया, जीवन में कुछ करने की मुझे प्रेरणा दी। रात को जब मैं देर तक पढ़ता था तो मेरे पिताजी भी मेरे साथ जागते थे कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए।
मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मेरे पिताजी हर कदम पर मेरे साथ रहे, और आज जब मेरे पिता को मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं व्यवहारिकता का सहारा ले रहा हूँ। 2 साल पहले की स्मृति प्रकाश के मन पर दस्तक दे रही थी कि सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर प्रकाश माँ और पिता के कमरे में जा रहा था, तभी अंदर से आती हुई आवाज़ से प्रकाश के पांव रुक गए। प्रकाश की माँ उसके पिताजी से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। इतना सब कुछ जानते हुए भी आप सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ना चाहते हैं? तब सुधाकर जी का कहना था, मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तब ये कहते हुए सुधाकर जी रो रहे थे, लेकिन प्रकाश की माँ विचलित नहीं हुई और आराम से बोली, आपकी तरफ से मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। मेरा बेटा प्रकाश और उसकी पत्नी विद्या आपका ख्याल रखेंगे। ये एक माँ के अंतर मन की आवाज़ है, उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं होगा। इस घटना के 2 दिन के बाद ही प्रकाश की माँ की मौत हो गई और सुधाकर जी कितना टूट गए थे, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे पत्नी के बिना। अब उनकी ये पीड़ा प्रकाश से ज़्यादा प्रकाश की पत्नी विद्या ने समझी। विद्या सुधाकर जी के दोस्त की बेटी थी और बचपन से ही वो सुधाकर जी के दिल से जुड़ी थी। विद्या ने तो कभी भी नहीं चाहा था सुधाकर जी को खुद से दूर करना, किंतु प्रकाश का मानना था कि भावुकता में लिए गए फैसले गलत ही होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए और अकेले मैं ही पता की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? जब मेरे 2 बड़े भाई हैं तो अकेले मैं ही सारा काम क्यों करूं? जब पिताजी ने तीनों को बराबर प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, तो जिम्मेदारी भी तो तीनों की बनती है ना। 6 महीने के बाद ही प्रकाश माँ की बरसी पर यह जानते हुए भी कि दोनों बड़े भाई उसके पिता को साथ नहीं रखना चाहते, ये फैसला कर चुका था कि अब हम तीनों बेटे 4-4 महीने पिताजी को रखेंगे। और जब सुधाकर जी को इस बात का पता चला तो उनके चेहरे पर बेबसी आ गई। उन्हें लगा कि वो जीवन कैसे जिएंगे, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी उसी शहर में ही बीती थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार वहीं थे जिनके सहारे उनका समय कट सकता था। यही सोचते सोचते प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और प्रकाश की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और उसे कह रहे थे कि ये तूने क्या कर दिया। प्रकाश को मन ही मन पीड़ा हुई कि मैंने अपने पिता के साथ कितना गलत किया है। मैंने मेरी माँ के विश्वास को तोड़ दिया। आज मेरी माँ जहाँ भी होगी, मेरे पिता की हालत पर उनकी आत्मा कलप रही होगी। क्या मेरी माँ कभी मुझे माफ़ कर पाएंगी? आज प्रकाश का मन पछतावे से भर गया था। आज प्रकाश और अनिल के बीच में अभी भी प्रतिस्पर्धा बाकी थी, और वो प्रतिस्पर्धा थी इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी अनिल प्रकाश से बाजी मार ले गया था। भले ही पद प्रकाश का बड़ा था, किंतु कद अनिल का प्रकाश से ऊंचा हो गया था। गाड़ी मुंबई रुकी तो प्रकाश भी अनिल के करीब पहुंचा। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, अनिल मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ, ये सफ़र मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये कहकर प्रकाश ने अनिल को गले से लगा लिया। अनिल भी खुशी से प्रकाश को देख रहा था। इसके बाद प्रकाश ने अनिल को कहा, वादा करो तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर ज़रूर आओगे। अनिल ने कहा, आऊँगा क्यों नहीं, इतने सालों के बाद मुझे मेरा दोस्त जो मिला है। इसके बाद प्रकाश अपने पिता के साथ रेलगाड़ी से नीचे उतर गया। स्टेशन के बाहर से प्रकाश ने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। सुधाकर जी ने हैरानी से कहा, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर प्रकाश पिता के गले लग गया और रूंधे कंठ से बोला, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, हम वापस अपने शहर जा रहे हैं, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सुधाकर जी की आंखों में आंसू आ गए और उनका चेहरा खुशी से खिल गया। उन्होंने कहा, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। कुछ पल के लिए सुधाकर जी ने आंखें बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। प्रकाश को ऐसा लगा मानो उसके पिताजी उसकी माँ से कह रहे हों, देर से ही सही, तुम्हारा विश्वास सही निकला। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।